हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकी क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे ही होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आप लोग पेशेंस बना के ज़रूर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग को उसके बाद लगे कि हाँ सच में वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल थी, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपके 2023 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण आपके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का अर्थ क्या है। तो बोल रहा है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का तात्पर्य जो होता है ना, यह शिक्षा प्रत्येक बच्चे के लिए उपलब्ध है, सुलभ है और अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे उसका लिंग, जाति, धर्म, भाषा, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। यह विचार समाज में समानता, सामाजिक न्याय और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। जो आपका शिक्षा का सार्वभौमिकरण का तात्पर्य यह है कि चाहे आपका बच्चा धर्म के किस जाति का है, न धर्म का, चाहे किस लिंग से आ रहा है, किस समाज से आ रहा है, वो देखा नहीं जाएगा। शिक्षा जो है ना आपके समग्र विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो ये जो है यूनिवर्सलाइजेशन आपका एजुकेशन जो है आपके समग्र विकास को बढ़ावा देता है। तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण के उद्देश्य जो है समान शिक्षा का अधिकार, इसमें सभी बच्चे जो होंगे उनको शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करा जाएगा। अनिवार्य शिक्षा क्या होगा, तो बच्चों के लिए एक निश्चित आयु तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा इसमें दिया जाएगा, जो सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। सामाजिक क्षमता आपकी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक असमानता को समाप्त करना अथवा संपूर्ण विकास, बच्चों का बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास करना। देखिए आप लोगों को इतना नहीं लिखना है, आप लोगों को 1 से 2, 2 से 3 अगर आप लोग हेडिंग डाल के ऐसे अगर आप लोग लिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, आप लोग 3, ये जो 6 ठो है ना, इसमें से 5 ठो है, इसमें से 2 से 3 भी अगर आप लोग लिख रहे हैं और अच्छे से लिख रहे हैं तो 100% श्योरली बोल रहे हो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं सार्वभौमिकरण के मुख्य तत्व क्या क्या हैं आपके शिक्षा के। तो सार्वभौमिक पहुंच, सभी बच्चों को स्कूलों तक पहुंचाना आपका होता है, पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक है, सार्वभौमिक जो पहुंच होती है सभी बच्चों को स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करना। सार्वभौमिक नामांकन क्या होता है, तो हर बच्चे का स्कूल में नामांकन होना। जो भी बच्चा है किस धर्म से आ रहा है यहाँ पे नहीं देखा जाएगा, किस जाति से आ रहा है, चाहे किस लिंग से है, इसमें समग्र शिक्षा की बात हो रही है। तो इसमें सार्वभौमिक नामांकन होगा, हर बच्चे का स्कूल में नामांकन होगा। सार्वभौमिक प्रतिधारण क्या होता है, तो बच्चे को स्कूल में बनाए रखना और उनकी पढ़ाई बीच में न छूटने देना होता है प्रतिधारण, आपके सार्वभौमिक प्रतिधारण। अब सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्रयास अभी क्या क्या किया गया है, तो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP जो है, सर्व शिक्षा अभियान आपका SSA और शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 और मिड डे मील योजना, ये सारे आपके सार्वभौमिक शिक्षा के लिए प्रयास के लिए जारी किए गए हैं ये सारे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो आर्थिक असमानता है, लिंग भेदभाव है, अशिक्षा और जागरूकता की कमी है, भौगोलिक कठिनाइयाँ भी हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी है। आर्थिक असमानता, मान लीजिए किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत कम है, तो ये भी है एक कारण। लिंग का भेदभाव भी किया जा रहा है। देखिए कोई लड़का लड़की, ये देखिए रूढ़िवादिता जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जड़ से ख़त्म नहीं। आपके सोशल जो आपका समाज है ना, वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहीं भी देखिए अगर लड़की है तो वहाँ पे लड़की वाला भावना हर इंसान के अंदर भले है कि हाँ आजकल के जनरेशन में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लेकिन लड़कियों के लिए वहाँ पे जो रूढ़िवादिता है, रूढ़िवादिता अभी जड़ से ख़त्म नहीं हुई है। तो एक ये भी कारण हो सकता है। अशिक्षा और जागरूकता की कमी, जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पे जागरूकता की कमी आएगी।
और भौगोलिक कठिनाइयाँ भी हैं और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। तो प्रशिक्षित शिक्षित मान लीजिए कोई शिक्षित नहीं है शिक्षक, तो उसकी भी कमी है। तो ये सारे आपकी चुनौतियाँ हो सकती हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण के बिना समाज का संतुलित और समग्र विकास असंभव होता है। यह प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि सरकार तथा समाज की जिम्मेदारी है इसे सभी के लिए सुलभ बनाया जाए। इसका निष्कर्ष यही निकलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम। ये भी आपकी 2000 अच्छा, जिसने भी राजन सीरीज पवन सीरीज लिया होगा वो देखेंगे, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपके राष्ट्रीय बाल श्रम नीति क्या है, नेशनल चाइल्ड लेबरल पॉलिसी क्या है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का उद्देश्य बच्चों को श्रम के कार्यों से मुक्त कराना, उन्हें शिक्षा और सुरक्षित प्रदान करना है। यह नीति भारत सरकार द्वारा उन बच्चों के कल्याण के लिए लागू करी गई है जो अपने बचपन में श्रम कार्यों में संलग्न है। उन बच्चों के द्वारा लागू किया गया है जो अपने बचपन में श्रम कार्यों में संलग्न है। सॉरी, कुछ काम करने लगे हैं। चलिए, यहाँ पे बाल श्रम का अर्थ क्या होता है। तो बाल श्रम जो होता है ना, उन बच्चों से है जो अपनी आयु के अनुसार काम करने के लिए बाध्य हैं, जिनकी आयु जो 14 वर्ष। देखिए, ये बाल श्रम का अर्थ क्या होता है। बाल श्रम जो होता है ना, बाल श्रम से तात्पर्य है कि उन बच्चों से है जो अपनी आयु के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होते हैं और जिनकी आयु जो होती है 14 वर्ष से कम है। यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और उन्हें शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ये बाल श्रम का अर्थ होगा। आयुष में क्या क्या आप लोग को नीतियां हैं ये भी देख लीजिए। जो श्रम निषेध यहाँ पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और व्यवसायों में कार्य करने को प्रतिबंधित करता है। आपका श्रम निषेध जो है। पुनर्वास योजना इसमें है, तो बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करना जहाँ उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और पोषण की सुविधाएं दी जाती हैं। और थर्ड है आप लोगों के लिए कि शिक्षा पर बल। बाल श्रमिकों को स्कूल में प्रवेश दिलाकर उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना, ये आपके बाल श्रम में आता है, ठीक है। अगर आप लोगों को आए ये क्वेश्चन तो यहाँ से अगर श्रम निषेध, पुनर्वास योजना, शिक्षा पर बल, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। श्रम निषेध क्या होगा, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और व्यवसाय में कार्य करने से प्रतिबंधित करना है। और पुनर्वास योजना क्या होगा, तो बाल श्रमिकों के लिए पुनर्वास केंद्र स्थापित करना जहां उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण और पोषण की सुविधाएं दी जाती हैं। शिक्षा पर बल क्या है, तो बाल श्रमिकों को, और शिक्षा पर बल क्या होगा, जो बाल श्रमिकों को स्कूल में प्रवेश दिलाएगा और उनकी शिक्षा को सुनिश्चित करेगा। अब यहाँ पे खतरनाक कार्यों की सूची जो है, खतरनाक कार्यों और उद्योगों की पहचान करना, उन्हें बच्चों के लिए निषिद्ध घोषित करना। निषिद्ध मतलब उनके लिए ये नहीं करना है, ठीक है। खतरनाक कार्य बच्चे नहीं करेंगे जो 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे होते हैं। सामाजिक जागरूकता, समाज में बाल श्रम की बुराइयों के प्रति जो जागरूकता फैलाना और माता पिता के बच्चों के शिक्षा के महत्व में के बारे में शिक्षित करना। देखिए, आजकल जो बच्चे हैं ना, अभी आपका जो एजुकेशन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है, क्योंकि अब हर बच्चा, देखिए, कोई किसी भी वर्ग का आ रहा है, जाति का आ रहा है, धर्म का आ रहा है। अगर आपका ये समग्र शिक्षा अभियान जो है ना, इसमें बहुत बच्चों को लाभ मिल रहा है। तो यही बोल रहा है कि समाज को जागरूक भी करना है, समाज में बाल श्रम की बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना और माता पिता को बच्चों की शिक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना, मतलब बताना, ठीक है। ये भी आप लोग देखिए, 2 से 3 भी टॉपिक अगर आप लोग लिख के आएंगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोग के, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों के बाल श्रम रोकने के लिए कानून कौन कौन से है, ये भी आप लोग देख लीजिए। और यह देखिए, ये 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2023 का ये क्वेश्चन है, कोई फालतू यहाँ पे टॉपिक नहीं है, ठीक है। यहाँ बाल श्रम आप लोग जो सीरीज लिए होंगे, जो भी है उसमें तो देखते ही होंगे। बाल श्रम रोकने के लिए कानून क्या क्या है ये भी देख लीजिए। बाल श्रम जो है निषेध और विनियम जो है, अधिनियम 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। बाल एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम 2016 में जो है 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका जाएगा। किसमें, तो बाल एवं किशोर श्रम निषेध और विनियम अधिनियम कौन सा है, तो 2016, 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोका जाएगा। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE आपके निषेध और विनियम 2016 में जो बाल एवं किशोर श्रम है और बाल निषेध
निषेध और विनियम आपके 1986 जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजन पर रोक लगाता है। ये सारे टॉपिक में से एक दो टॉपिक आप लोग, एक दो टॉपिक नहीं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं है कि हाँ यही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, NCLP। तो ये जो परियोजना है आपके 1988 में शुरू की गई थी। बाल श्रमिकों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष केंद्र स्थापित करे गए हैं। इन केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की भी सुविधाएं प्रदान करी जाती हैं। आपके राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में NCLP कब शुरू हुआ था, तो 1988 में बाल श्रमिकों में स्कूलों को प्रवेश दिलाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करे जाएंगे। विशेष केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल पोषण की भी सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। नेक्स्ट है, इसमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं, तो गरीबी और अशिक्षा। मान लीजिए आर्थिक तंगी होने के कारण भी बच्चे जो हैं, माँ बाप जो होते हैं उसमें भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आर्थिक तंगी कारण बच्चे को श्रम के लिए भेजने में मजबूर होते हैं आपके फैमिली वाले। कानून का कमज़ोर क्रियान्वयन, आपके बाल श्रम कानूनों का सख्ती से पालन न होना, सामाजिक मान्यताएं, आपके कुछ क्षेत्रों में बाल श्रम को सामान्य मान लिया जाता है। तो ये सारे आपके रीजन चुनौतियां होती हैं। भ्रष्टाचार, बाल श्रम को मामले में उचित कार्रवाई की कमी भी, ये भी एक मतलब चुनौती ही मानी जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी टॉपिक आए तो भूलना नहीं आप लोगों, गरीबी और अशिक्षा पर, कानून का कमज़ोर क्रियान्वयन, सामाजिक मान्यताएं, भ्रष्टाचार, इन चारों में से कोई भी अगर आप लोग अच्छे से देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाधान, इनकी समाधान क्या है ये भी देख लीजिए। तो शिक्षा को सुलभ बनाना, हर बच्चे को शिक्षा के अधिकार का लाभ मिलना चाहिए। आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसर प्रदान करनी चाहिए। सख्त कानून होना चाहिए, बाल श्रम से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन करना चाहिए। जागरूकता अभियान, बाल श्रम के दुष्प्रभाव पर व्यापक प्रचार और राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का प्रभावी क्रियान्वयन समाज को एक बेहतर भविष्य प्रदान कर सकता है। बच्चे को शिक्षा और सुरक्षित बचपन देना हर समाज का एक नैतिक जिम्मेदारी है। बाल श्रम मुक्त भारत का सपना तभी साकार होगा जब सरकार, समाज और हर नागरिक मिलकर इस दिशा में प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। अगर आप लोगों से कहीं से भी क्वेश्चन बन करके आए तो दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ठंडी ज़्यादा है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में भी दिक्कत हो रही है। जनसाला कार्यक्रम क्या है, अच्छा देखिए ये भी आपके जितने भी टॉपिक आप लोग को आज लेके आई हूँ ना, सारे 2023 के PYQ है, ठीक है। अगर आप लोग राजन चाहे पवन जो भी लिए होंगे उसमें देखिएगा जनसाला कार्यक्रम पे आपके पूछा हुआ है क्वेश्चन है। जनसाला कार्यक्रम होता क्या है, आप लोग को ये भी डाउट होगा। तो जनसाला कार्यक्रम जो होता है भारत सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से शुरू की गई थी। एक योजना थी जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। इसे मुख्य रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए लागू किया गया था। जो जनसाला कार्यक्रम है भारत सरकार द्वारा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से ये शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य है कि प्राथमिक शिक्षा को सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना। इसे मुख्य रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए लागू किया गया था, जिसमें आपके समग्र मतलब सार्वभौमिकरण आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें हर बच्चे के लिए शिक्षा आवश्यक है, चाहे किसी भी लिंग का हो, धर्म का, जाति हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। उनको आगे बढ़ाने मात्र उद्देश्य है इसका, जनसाला कार्यक्रम का मात्र उद्देश्य है जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना, ठीक है। शुरुआत कब से हुआ था इसका, तो आप लोग ये भी देख लीजिए 1998 का, 1998 संयुक्त प्रयास। इसमें क्या क्या हुआ था, यह कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र UN एजेंसियों जैसे आपके यूनिसेफ, यूनेस्को और ILO के सहयोग से चलाया गया था। कब शुरू किया गया था, तो आपके 1998 में इसमें प्रयास किया था। तो आपके UN, आपके संयुक्त राष्ट्र, यूनिसेफ, यूनेस्को और ILO के सहयोग से ये चलाया गया था। लक्ष्य इसका क्या था, तो समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले बच्चे को शिक्षा प्रदान करना। हाशिए कौन से होते हैं, जिनमें भेदभाव की जाती है। हाशियाकरण आप लोग पढ़े होंगे, तो हाशियाकरण होता है समाज में जो वंचित बच्चे होते हैं, हाशियाकरण के शिकार होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य था। तो किसका, तो आपके जनसाला कार्यक्रम का, ठीक है। कब शुरू किया गया, तो आपके 1998 में। इसका किसने प्रयास किया, तो आपके यूनेस्को, आपके यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO के सहयोग से ये चलाया गया था। और इसका लक्ष्य यही था कि समाज के वंचित जो भी बच्चे आ रहे हैं उन्हें हाशियाकरण से मुक्त करना, ठीक है।
जनसाला कार्यक्रम के उद्देश्य क्या क्या है? तो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। यहाँ पे समावेशी शिक्षा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और आपके लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा के स्तर में सुधार लाना और आपके समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदायों और पंचायतों को शिक्षा प्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करना इसका उद्देश्य है। पुनर्वास और सुधार, स्कूल छोड़ चुके बच्चे को मुख्य धारा में वापस लाना। तो देखिए इसमें क्या, अगर आप लोगों से कोई भी अगर इसमें जनसाला कार्यक्रम के उद्देश्य में अगर कोई पूछा तो इसमें से दो भी लिखेंगे आप लोग, तो नंबर आपके 2 से 3 नंबर, इसमें 2 ही नंबर पे तो आते हैं आपके अति लघु उत्तरी, और अति लघु उत्तरी में पूछा है, बड़े वाले में भी पूछ सकता है। तो अगर आप लोग देखेंगे हेडिंग एक देख के चलेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाला है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? तो 6 से 14 वर्ष। समावेशी शिक्षा आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो होगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार आएगा। समुदाय की भागीदारी, स्थानीय समुदायों और पंचायतों की शिक्षा प्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल करना यहाँ पे होगा। पुनर्वास और सुधार क्या होगा? स्कूल छोड़ चुके जो बच्चे हैं उन्हें उन्हें वापस लाना इसका उद्देश्य है। चलिए अच्छा, इसका मुख्य विशेषताएं क्या है? अधोसंरचना सुधार जो है, विद्यालयों में शौचालय, पीने का पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे प्रदान करना, जो अधोसंरचना सुधार होता है। शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक को नए शिक्षण विधियों और बाल केंद्र शिक्षा में प्रशिक्षित करना। ग्राम शिक्षा समिति, स्थानीय समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में शामिल करना और आधिकारिक सहयोग, सरकारी विभागों में NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साझेदारी करना। अगर आप लोगों से पूछे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो आप लोग क्या बता ले जाएंगे ना? अधोसंरचना सुधार होगा, विद्यालयों में शौचालय, पीने के लिए पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना इसमें आवश्यक होगा। शिक्षण प्रशिक्षण, आपके शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों और बाल केंद्रित शिक्षा में प्रशिक्षित करना। ग्राम शिक्षा समिति, स्थानीय समुदाय को विद्यालय प्रबंधन में शामिल करना और आधिकारिक सहयोग क्या होगा? तो सरकारी विभागों, NGO और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साझेदारी। ठीक है, इसमें लक्षित समूह कौन कौन से होंगे ये भी देख लीजिए। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के बच्चे होंगे, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे होंगे, अल्पसंख्यक समुदाय होगा, स्कूल से जो बाहर बच्चे, जिन्हें जो बच्चे बाहर हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है, वो बच्चे होंगे, और आपके विकलांग बच्चे होंगे। ठीक है, जनसाला कार्यक्रम के लाभ क्या क्या है ये भी देख लीजिए। तो स्कूल नामांकन में वृद्धि होगी, इस कार्यक्रम से स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ेगा। लैंगिक समानता, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ। सामाजिक जागरूकता हुआ, समुदाय में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। और सर्व शिक्षा अभियान में योगदान, यह कार्यक्रम जो है आपके सर्व शिक्षा अभियान SSA के लिए लक्ष्यों को पूरा करने में सहायक रहा। ठीक है, जनसाला कार्यक्रम के लाभ क्या क्या हुए थे? तो स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई, लैंगिक समानता में सुधार हुआ, सामाजिक जागरूकता बढ़ी, सर्व शिक्षा अभियान में योगदान में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया अपना। ठीक है, यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बन करके आए तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी ना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये भी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों से पूछे लाभ, विशेषता और चुनौती, इन सब पे आप लोग को एक एक नज़र देखनी पड़ेगी। अपर्याप्त वित्त पोषण, कार्यक्रम के लिए धन की कमी होती है। भौगोलिक बाधाएं, दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों में पहुंच की कमी होती है। अस्थायित्व की समस्या, कार्यक्रम की गतिविधियां बंद होने के बाद अस्थायी प्रभाव सीमित रहता है। देखिए, कार्यक्रम के लिए धन की कमी, अपर्याप्त वित्त पोषण मतलब होता है धन की कमी। भौगोलिक बाधाएं, मान लीजिए दूरस्थ शिक्षा, आप लोग औपचारिक अनौपचारिक पढ़े होंगे ना, तो वैसे ही दूरस्थ शिक्षा जो मान लीजिए आपका स्कूल किसी शहर में है, हम लोग मान लीजिए कोई भी है जो भी उससे कम से कम 10-15 किलो चाहे 20 किलोमीटर दूरी पर है, तो इस दूरस्थ शिक्षा ही तो हुआ। आदिवासी क्षेत्रों में पहुँच की कमी, जो आदिवासी लोग होते हैं उनके क्षेत्रों में पहुँच की कमी, तो ये सारे आपके भौगोलिक बाधाएं होंगी। ठीक है, अस्थायित्व की समस्या, कार्यक्रम की गतिविधियां बंद होने के बाद अस्थायी प्रभाव सीमित रहा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ। जनसाला कार्यक्रम ने वंचित बच्चों के लिए शिक्षा को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसकी चुनौतियों के बावजूद यह एक सफल पहल भी थी, जिसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में नई राहें खोली हैं। ठीक है, आपका जनसाला कार्यक्रम के इतने ज़्यादा कार्य थे। ठीक है, अब चलिए यहाँ न्यूनतम शिक्षा आप लोग का, ये भी आपके 2023 का, मैं जितने क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रही हूँ ना, ये सारे 2023 के क्वेश्चन है। ठीक है, PYQ है। ठीक है,
क्या है तो PYQ है। लेकिन चलिए आप लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लास लंबा होगा और आप लोग देखिए बहुत लंबा होगा। अभी आप लोग को 21 पेज ही कराए हैं, आपको 54 पेज कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझिएगा, न्यूनतम अधिगम कल से आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे और मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप लोग को सच में ये वीडियो पसंद आएगा ना, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कॉमेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए आप लोग ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।